महान्यायवादी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए। तब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आर्टिकल तो होगा ही। तो आर्टिकल नंबर 76 है जिसमें इसके बारे में मेंशन है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। सबसे बड़ा या फिर सर्वोच्च विधि अधिकारी इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का वकील होता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका ये लॉयर है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। यानी कि इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं मेंशनड है, ठीक है। नो फिक्स्ड टेन्योर कि भाई 5 साल का, 6 साल का, ऐसा कोई टेन्योर नहीं है। इट सर्व्स टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे कि हमने देखा था किसके केस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में भी हमने ये देखा था कि दे सर्व अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है क्या होती है? या तो 5 साल एडवोकेट, या तो 5 साल जज रहे हो हाई कोर्ट में, या 10 साल तक एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में, तो या फिर प्रेसिडेंट की नज़रों में आप डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो। तो वही सेम क्वालिफिकेशन इसको भी चाहिए। सैलरी और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है, राष्ट्रपति। यानी कि मेनली सारी चीज़ें अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट के ही हाथ में होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द अटॉर्नी जनरल। ड्यूटीज़ की अगर बात करें, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द लीगल मैटर्स। तो लीगल मैटर्स में गवर्नमेंट को एडवाइस करना, जैसे भी मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से लॉयर है ये। ही हैज़ टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट, टू अपीयर इन द हाई कोर्ट इन द केसेस कंसर्निंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो यही करेगा अटॉर्नी जनरल। राइट्स की अगर बात करें, हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि राइट टू ऑडियंस का मतलब है कहीं भी किसी भी कोर्ट में जा सकता है। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो हमने देखा था राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, जब हमने देखे थे तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जैसे कि कोई भी मिनिस्टर है किसी हाउस का, वो किसी दूसरे हाउस में जाके बोल सकता है, लेकिन वो वहाँ की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वोट अपने हाउस में कर सकता है। तभी वहाँ पे देखा था अटॉर्नी जनरल के बारे में कि वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी वो हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है। ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर ग्रांटेड टू द एजी। यानी कि जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं वो अटॉर्नी जनरल को भी मिलती है। पहले अटॉर्नी जनरल हमारे देश के थे MC सेतलवाद, जो कि हमारा पहला लॉ कमीशन बना था देश का। जो हमारे देश का पहला लॉ कमीशन बना था, इसके चेयरमैन कौन थे? ये तो मैकॉले था, लेकिन ये आज़ादी के पहले की बात है, तब मैकॉले था, ठीक है, जो पहला लॉ कमीशन बना था। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, ही वॉज MC सेतलवाद। करंट अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमणी, ठीक है। R वेंकट रमणी क्या है? करंट अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि कौन क्या है और क्या चीज़ें होती हैं अटॉर्नी जनरल के रिस्पेक्ट में। अभी आते हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे।